फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी स्पीसीज का जन्म होगा। क्योंकि और ये प्रोडक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी भी स्पीसीज का कंटिन्यूटी अस्तित्व को बतलाता है ये, और उसका अस्तित्व को जीवित रखता है। और अगर कोई नहीं करता है तो फिर डेथ की, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं डायनासोर ये अब लुप्त हो चुका है, डोडो ये भी लुप्त हो चुका है। इसीलिए हमारा जो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, ये ह्यूमन में कैसे फर्टिलाइज होता है या रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये स्पर्म है जो एक मेल पार्ट से आता है, और ये ओवम है जो एक फीमेल पार्ट ओवरी में बनता है। स्पर्म है, उसके बाद ये जोना रेडिएटा से कुछ छेड़ते हुए अंदर आएगा। ये जोना पेप्सिडा है, ये प्रीविट्राइल स्पेस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और टकराने के बाद ये फर्स्ट ये जाइगोट बनेगा, उसके बाद ये एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद एक फीटस यानी एक बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ये नहीं फर्टिलाइज होता है, स्पर्म नहीं मिलता है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स के रूप में विजाइना के थ्रू बाहर चला जाता है। Now you can start. You side. Good afternoon, everyone. My name is Shiva Falak. My name is Tasneem Gohar. Wow. My name is Masira Nas. और my name is जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारे स्कूल में शंकरी +2 हाई स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना मॉडल बनाया है, और हमारा मॉडल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एज यू कैन सी दैट। इट इज़ जिन्हें हेनरी मोज़ले ने 1913 में अरेंज किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, जिन्होंने 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है वो 7 होता है, और वर्टिकल होता है वो बोला जाता है। जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट है वो मेटल है, येलो विच इज नॉन मेटल्स, एंड पिंक इज मेटलॉइड्स, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स इज प्लेस्ड इन ग्रुप 3 एंड दे आर टोटल एटॉमिक नंबर कितना है? 118 एंड देयर आर 91 नेचुरल है, 91 नेचुरल एलिमेंट्स है, 91 है, 118 टोटल एलिमेंट्स है। ठीक, आगे। एंड ये लैंथेनाइट्स एंड ये एक्टिनाइट्स है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल, और ये इनर ट्रांजिशन मेटल होता है, इसे इनर ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जैसे सैटेलाइट वगैरह में जो भी एलिमेंट्स का यूज किया जाता है उसमें लैंथेनाइट एंड एक्टिनम का यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे यूरेनियम हो गया, जितना सारा है ये उसका यूज किया जाता है। इस मॉडल के थ्रू आप लोग एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं? इसका बनाने का पीछे का मोटिव क्या है? बनाने के पीछे का मोटिव यही है कि जितने भी सारे रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की वजह से होता है, सारे एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करना बहुत नहीं होता, तो ये नहीं होता केमिस्ट्री का कोई चीज रिएक्शन ही नहीं होता है, कम होगा लेस देन 7 एंड न्यूट्रल होगा तो 7 होगा, एंड मोर देन 7 इज कॉल्ड बेसिस। कार्बन मेटल के अंदर आता है, नॉन मेटल? कार्बन इज नॉन मेटल। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है ज़ैद आलम, और मैंने एक ऐसे साइंटिफिक मॉडल को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वैन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ये एक ऐसा साइंटिफिक मॉडल है जो ये दिखाता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जो होता है, कभी हम लोग स्वेटर उतारते हैं या पहनते तो चट चट आवाज़ जो करता है वो स्टैटिक चार्ज होता है, कभी हम लोग गौर नहीं करते हैं लेकिन वो स्टैटिक चार्ज ही होता है, वो इसी का बड़ा मॉडल है ये। तो ये इसका मेन पर्पस है कि हाई वोल्टेज जनरेट करना। वैन डी ग्राफ एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्होंने इसका आविष्कार किया था 1929 में, और फर्स्ट वर्किंग मॉडल जो बना था 1931 में। तो उनका मेन एम था कि एक ऐसी मशीन बनाना जो हाई वोल्टेज जनरेट कर सके, हाई वोल्टेज, एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज, इसमें अप टू 20 to 50,000 वोल्ट जनरेट हो सकते हैं। थोड़ा और बड़ा मॉडल होता तो मिलियंस ऑफ वोल्ट जनरेट होते हैं। तो इसका मेन यूज़ होता है हमारे फिजिक्स लेबोरेटरीज में और पार्टिकल एक्सेलरेशन एक्सपेरिमेंट्स। क्लास 12th में एक फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ। उसको समझने में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसका एक डेमो है, मैं डेमो दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ द मॉडल की बात करें तो दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। अ मोटर जो रबर बेल्ट को मूव कराता है, और रबर बेल्ट जिसमें फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप होता है, और थर्ड अ मेटल डॉम जिसमें चार्ज कलेक्ट होता है, रिस्टोर होता है। ये मेटल डॉम जो है ये एक कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी में अगर हम लोग कहीं पे भी चार्ज देंगे तो वो पूरे सरफेस पे अपने चार्ज को इकट्ठा करता है।
जबकि नॉन कंडक्टिंग बॉडी में ऐसा नहीं होता। नॉन कंडक्टिंग बॉडी में अगर तुम चार्ज दोगे तो वो अपने ही जगह पे जहाँ पे चार्ज दोगे वहीं पे चार्ज रहेगा। और इसका डेमो मैं दिखाना चाहूँगा। डेमो स्टार्ट थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना क्योंकि हाई वोल्टेज है। ये हाई वोल्टेज है ना, तो इसकी वजह से इस पर चार्ज आएगा और चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। रिपल्सन की वजह से ये एक डायरेक्शन में अलाइन होगा। अभी भी यहाँ इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रहा है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई बाल पूरा खड़ा हो जाएगा। यहाँ आउटपुट नहीं मिल रहा है, यानी बल्ब फ्लो नहीं कर रहा है। तो हवा चल रहा है इधर आ नहीं बाल खड़ा हो रहा है। रिपल्सन ऑफ सेम चार्जेस, जैसे जैसे चार्ज इस पे बढ़ता जाएगा ना, ये आपस को पूरा फैला लेगा। इसका और एक मेटल भी हो सकता है। करंट में आपको जैसे ऐसे इसका बनाने का आइडिया आपको कहाँ से है? इसका आइडिया बेसिकली 1929 से ही इसका आइडिया है। साइंटिस्ट के द्वारा 100 साल पहले। साइंटिस्ट के द्वारा। साइंटिस्ट का नाम? साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट जे वैंडीग्राफ। जे वैंडीग्राफ। फर्स्ट वर्किंग मॉडल जो था वो 1931 में डेवलप हुआ। इसका एक और डेमो दिखाते हैं। इसका बनाने का मोटिव क्या हुआ आपको? बनाने का मेन मोटिव ये है और कि इसके थ्रू आप समझाना क्या चाहते हैं लोगों फिजिक्स को? लेबोरेटरीज में इसका यूज होता है फॉर पार्टिकल एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम लोग एक्सेलरेट कराते हैं। जब साइंटिस्ट जो है वो न्यूक्लियर लेवल पर देखते हैं, एटम्स को देखते हैं, तो इसका यूज होता है। और इसका मेनली यूज जो हम लोग स्कूल में करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, जैसे आज हम कर रहे हैं, इसके लिए होता है। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। अच्छा लगा। इसका एक एक्सपेरिमेंट और है। अच्छा, इसे वो चार्ज होगा और ये बाल वगैरह। चार ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 and 2 and 3 to 2 और डी ब्लॉक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और यहाँ सारे मेटल हैं। कैडमियम एंड मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है डी ब्लॉक होते हुए भी। द रीजन इज दैट क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक और ये वाला यूज करने का सारा हो गया। ये पर्पस नहीं था, बस तो दिखा रहे हैं। ये क्या है? दिखा रहे हैं। ये इसमें 220 वोल्ट डायरेक्ट करंट आ रहा है। स्पार्क निकलेगा भी देखना। तुम मरवाने वाला काम कर रहे हैं। इसी को चुना देखो स्पार्क्स निकलता है। ये स्पार्क्स इसलिए निकल रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज है और इसमें 220 वोल्ट है जो हमारे घरों में आता है। स्पार्क्स निकल रहा है। थोड़ा और अंधेरा होता है ना और अच्छा दिखता है। और वो आ रहा है करंट की वजह से। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। भाई